नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। कल हमने डिस्कस किया था नेहरू रिपोर्ट 1928 को कि किस तरीके से लॉर्ड वर्कनहेड ने भारतीय लोगों को ये चुनौती दी कि वो अपना संविधान बनाकर दिखाए। इसके साथ साथ एक कमेटी बनाई गई, सर्वदलीय कमेटी बनी, जो कि नेहरू जी की अध्यक्षता में बनी। मोतीलाल नेहरू के द्वारा पहली बार यह प्रयास किया गया कि भारत का संविधान बने और कहीं ना कहीं वो इस कोशिश में कामयाब भी हुए। बट लखनऊ जो अधिवेशन था उसके अंदर जब उसे रखा गया तो उसे डिनाई कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, इस बात को कह के कि कहीं ना कहीं ये संविधान जो बनाया गया है ये कॉपी है या प्योरली ये संविधान भारतीय लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया। तो उसी कड़ी में आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे और वो है भारत परिषद अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जो अच्छी लेवल के जो एग्जाम है उनमें इससे रिलेटेड कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। बिकॉज अब तक जितने भी भारत के रिगार्डिंग या भारत से संबंधित जो भी अधिनियम पेश किए गए उनमें ये सबसे बड़ा था, सबसे ज़्यादा इसके पार्ट्स थे और एक एक चीज़ को इसके अंदर क्या किया गया था, डिफाइन किया गया था। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए डिस्कस करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। अब देखिए, इस अधिनियम को तैयार किया गया, पहली बात यही है कि इसे 1933 में तैयार किया गया। अब कैसे कि 1933 के अंदर क्या किया गया, एक श्वेत पत्र तैयार किया गया था, उसी पे ये आधारित था, उसी पे ये बेस्ड था और इसे पारित किया गया, इसे पास किया गया कब? 2 अगस्त 1935 को। अब देखिए, 1933 में तैयार किए गए श्वेत पत्र पर आधारित था, इसे 2 अगस्त 1935 को क्या किया गया, पास किया गया, पारित कर दिया गया। अब इसकी जो खास विशेषताएं थी उनमें सबसे जो बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की कोशिश की गई। मीन्स इसमें मैं स्टार लगा लेता हूं। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि भारत में पहली बार किसी अधिनियम में ये बात बोली गई या पहली बार किसी अधिनियम में ऐसा बोला गया कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है उसकी स्थापना की जाएगी। अब देखिए, ये सबसे बड़ा था, तो इसमें कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, अब उन पे नजर डाल लेते हैं। इसमें 321 अनुच्छेद थे। मीन्स अगर हम बात करें आर्टिकल की या अनुच्छेदों की तो 321 तो इसमें आर्टिकल थे, 10 इसमें अनुसूचियां थी, 14 इसमें परिशिष्ट, मीन्स इसके अंदर 14 भाग थे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, इसमें 321 अनुच्छेद थे, इसके साथ साथ 10 इसमें अनुसूचियां थी और 14 इसमें परिशिष्ट या भाग थे। इसलिए बहुत बड़ा था। आज से पहले जितने भी अधिनियम पेश किए गए थे, चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किए गए हों या किसी भारतीय के द्वारा किए गए हों, सबसे बड़ा ये अधिनियम था भारत के रिगार्डिंग। अब इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी। उनमें से कुछ खास जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली जो इसकी विशेषता थी कि इसमें भारत में संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। मीन्स पहला कोई अधिवेशन जिसमें साफ तौर पे या साफ शब्दों में ऐसा बोला गया कि भारत में अब संघीय जो व्यवस्था है उसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट की अगर बात करें, प्रांतीय स्वायत्तता, मीन्स जो स्टेट थे उनको अब ज्यादा पावर दी गई। क्यों दी गई या प्रांतीय स्वायत्तता क्यों हुई, राज्यों को थोड़ा और फ्रीडम कैसे मिली? प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। मीन्स इस अधिवेशन में सीधा यह बोला गया कि प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन लागू था
जो कि 1919 के अधिनियम में बोला गया था, उसे अब क्या कर दिया जाएगा, उसका अंत कर दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। और जो लागू किया गया कब, 1937 से, 1937 से इस बात को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट थर्ड की अगर हम बात करें, केंद्र में द्वैध शासन, कि राज्यों में जब द्वैध शासन का अंत कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, तो जो संघ शासन था, जो केंद्र जो सरकार थी, वहां पे संघीय जो शासन था वो बना रहा। संघीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, मीन संघ के पास जो विषय थे उनको क्या कर दिया गया, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, ताकि किसी भी हिस्से पर, किसी भी विचार पर, किसी भी विषय पर केंद्र सरकार आसानी से अपना डिसीजन ले सके और आसानी से उस रूल के ऊपर नए नियम या किसी भी नियम में परिवर्तन कर सके। नेक्स्ट की अगर बात करें, फोर्थ की, संरक्षण व आरक्षण। अब देखिए इस अधिनियम में यह साफ तौर पे बोला गया कि ऐसे लोग जो भारत में संख्या में कम है, यानी अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक मतलब कि ऐसे लोग जिनकी संख्या दूसरे लोगों के बजाय कम है। मान लीजिए कि भारत में अगर हिंदुओं के कंपैरिजन में उस समय हम मुसलमानों की बात करें, सिखों की बात करें, एंग्लो इंडियंस की बात करें, या ईसाई लोगों की बात करें, या क्रिश्चियंस की बात करें, उन लोगों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी की हिंदुओं की थी। तो इन लोगों को क्या माना गया, अल्पसंख्यक वर्ग माना गया। और अल्पसंख्यक लोगों के लिए सरकार कुछ स्पेशल अधिकारों की बात कर रही थी, सरकार कुछ स्पेशल उनके लिए प्लानिंग की बात कर रही थी, या उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा, उनके अधिकार छीने नहीं जाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ जो दूसरी जातियां थी उनके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई, आरक्षण की बात की गई, ताकि उन लोगों को दूसरे लोगों की तरह एक स्टैंडर्ड में लाया जा सके, एक जीवन प्रत्याशा में लाया जा सके, या समाज की जो मुख्य धारा थी उसमें लाया जा सके। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिए गए। मीन्स संरक्षण और आरक्षण से संबंधित कुछ भी अगर बड़े बदलाव करने हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, तो उसके लिए जो गवर्नर जनरल था उसे विशेष अधिकार दिए गए। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ की बात करें, ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता। मीन्स जो ब्रिटिश संसद थी उसे और शक्तियां या वो सर्वशक्तिशाली हुई। कैसे, भारत शासन की अंतिम शक्ति संसद, कौन सी संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट। मीन्स की जो ब्रिटिश की संसद थी या ब्रिटेन की जो संसद थी उसको और संप्रभु बना दिया गया, और ज्यादा पावरफुल बना दिया गया भारत के विषयों को लेकर, कि अगर भारत से संबंधित किसी भी विषय पर कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी नियम बनाना है, तो वो सीधा सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट की बात करें सिक्स्थ की, कि संघीय न्यायालय। अब इस अधिनियम के अनुसार क्या किया गया, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई वो की गई 1937 में। कब, 1937 में दिल्ली में इस संघीय न्यायालय की नींव रखी गई। और अब देखिए इस संघीय न्यायालय में अगर कोई भी मामला जाता था तो वो राज्यों के बीच विवादों का मामला हो सकता था, या राज्यों और केंद्र सरकार के बीच का मामला हो सकता था। और इसके लिए वो अप्रोच कर सकते थे कहाँ, दिल्ली के संघीय न्यायालय में। अगर इस न्यायालय के जो निर्णय था उससे अगर लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, या उन्हें ऐसा लगता था कि जो संघीय न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो सही नहीं है, तो इसके लिए वो अपील कर सकते थे। अंतिम अपील जो थी वो ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी, और प्रीवी काउंसिल के द्वारा दिया गया डिसीजन, दिया गया निर्णय अंतिम होगा, और उसे जो भी पार्टी वहां लेकर जाएगी, जो भी लोग वहां लेकर जाएंगे इस निर्णय को, तो उन लोगों पे लागू होगा या उन लोगों पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, विधानमंडल व मताधिकार। अब देखिए हुआ ये कि विधानमंडल की जो व्यवस्था की गई, मीन्स केंद्र में
द्वैध शासन लागू रहा, राज्यों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो पहले से बढ़ाकर क्या कर दी गई, 375 कर दी गई, 375 कर दी गई। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या जो थी वो कर दी गई 260। इसके साथ साथ उस समय कुल जो 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में से 6 में तो द्विसदनात्मक यानी 2 सदनीय जो व्यवस्था थी वो लागू की गई। मीन्स 2 सदनीय मतलब 2 सदन होंगे। और इसके अलावा 5 जो एरियाज थे उनमें क्या किया गया, एकात्मक जो सरकार थी वो लागू कर दी गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अलावा कुछ और खास बातें रही, कुछ दूसरी और विशेषताएं रही। इन विशेषताओं के अलावा भी एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की ये जो वीडियो है वो। इसके साथ साथ क्या किया गया, 7 तक हमने पढ़ा, 8 में कि जो शक्तियां थी, शक्तियों का बंटवारा किया गया, शक्तियों का क्या किया गया, विभाजन किया गया। जो पावर थी उनका डिवीजन किया गया। और जो पावर का जो डिवीजन किया गया, जो संघ सूची थी, संघ सूची में टोटल 59 विषयों को रखा गया। कितने विषयों को, 59 विषयों को रखा गया जिन पर कानून बनाने का अधिकार, लॉज बनाने का अधिकार किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये जो 59 विषय थे ये नेशनल इंटरेस्ट के विषय थे या राष्ट्रीय हितों के विषय थे। फिर अगर बात करूं इसके अलावा प्रांत सूची की बात करें या प्रांतीय सूची की बात करें तो उसके अंदर लगभग 54 विषयों को रखा गया, 54 विषयों को उसके अंदर रखा गया। और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ ऐसे विषय रह गए जो इन दोनों सूची में नहीं थे, तो उस सूची को बोला गया समवर्ती सूची। समवर्ती जो सूची थी उसमें टोटल 36 विषय को, 36 सब्जेक्ट को रखा गया और इस पर कानून बनाने का जो अधिकार था वो दिया गया गवर्नर जनरल को। क्योंकि इस अधिनियम में बोला गया था कि गवर्नर जनरल है उसको कुछ खास शक्तियां दी गई और उसकी खास शक्तियां जो दिखाई दी वो समवर्ती सूची के विषयों को लेकर दिखाई दी। मीन्स सीधा सीधा यहाँ क्या किया गया, जो शक्तियां थी उनका बंटवारा किया गया, उनका विभाजन किया गया संघ सरकार के बीच, राज्य सरकारों के बीच और गवर्नर के हाथों में। इसके अलावा भारत जो परिषद थी 9 नंबर की जो बात करें तो उसका क्या कर दिया गया, उसका अंत कर दिया गया, उसे अब खत्म कर दिया गया। और भारत परिषद को खत्म करने के बाद में जो भारत सचिव थे, कौन, जो भारत सचिव थे, भारत सचिव के परामर्श के लिए ये बोला गया कि कुछ सदस्य रखे जाएंगे। इन सदस्यों की कम से कम जो संख्या होगी वो 3 होगी और अधिक से अधिक जो संख्या होगी वो 6 होगी। मीन्स भारत सचिव अब अपने परामर्श के लिए 3 व्यक्तियों को रख सकता था जो कि कम से कम संख्या थी, और अगर बात करें अधिक की तो ज्यादा से ज्यादा वो 6 सदस्यों को रख सकता था अपने परामर्श के लिए। नेक्स्ट की अगर बात करें, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सांप्रदायिक इलेक्शन की या सांप्रदायिक चुनावों की बात करूं या उसके विस्तार की बात करूं, तो अब क्या किया गया, मुस्लिम
सिख, एंग्लो इंडियन, ईसाई, इसके साथ साथ यूरोपियन, प्लस जो दलित वर्ग थे, अब उनके लिए क्या किया गया, उनके प्रतिनिधित्व की बात की गई, उनके लिए निर्वाचन की बात की गई। मींस जो सांप्रदायिक इलेक्शन था उसका क्या किया गया, विस्तार किया गया। अब कुछ और धर्म के लोगों को भी क्या किया गया, जो राइट टू वोट का जो अधिकार था वो दिया गया। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, वर्मा, बराग तो कुछ नए जो स्टेट थे उनका क्या किया गया, क्रिएशन किया गया, उनको बनाया गया। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या किया गया, भारत में से क्या किया गया, जो वर्मा था जिसे आजकल हम म्यांमार बोलते हैं, उसे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इसके साथ साथ बराड़ थे, उसे क्या किया गया, जो मध्य प्रांत था, बराड़ को क्या किया गया, जो मध्य प्रांत था उसके अंदर मिला दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ उड़ीसा और सिंध जो प्रांत थे उनको क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग बना दिया गया। मीन्स की जो भारत की जो बाउंड्री थी उसके अंदर और उसके बाहर कुछ बड़े परिवर्तन दिखाई दिए, कुछ बड़े चेंजेस दिखाई दिए। फिर अगर नेक्स्ट की बात करूं मैं 12वें नंबर पे, प्रस्तावना, कि ये जो अधिनियम था 1935 का जो अधिनियम था, इससे प्रस्तावना को भी जगह दी गई। बट इससे पहले 1919 का जो अधिनियम था उसमें जो प्रस्तावना थी उसी प्रस्तावना को क्या किया गया, एज इट इज 1935 का जो अधिनियम था या 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, फिर हम बात करें 13 कंडीशन के ऊपर, 13वें की बात करें तो अब क्या किया गया, एक केंद्रीय बैंक जो था उसकी स्थापना की गई। यह पूरे इंडिया के लिए एक ऐसे बैंक की बात की गई जो भारत की करेंसी के ऊपर काम करेगा, भारत के ट्रेड के ऊपर काम करेगा, यह भारत के अंदर जो ऋण देने की जो व्यवस्था है उसके लिए काम करेगा। तो भारत के लिए एक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था उसकी स्थापना की गई। और इसकी जो स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को की गई आरबीआई के रूप में। अब आरबीआई के जो फर्स्ट जो गवर्नर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट जो गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ फर्स्ट थे, ये थे इसके बनने के टाइम फर्स्ट। फिर अगर हम बात करें 1947 या भारत की आजादी के बाद, आफ्टर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, या 1947 के बाद में प्रथम गवर्नर जो थे वो थे सी.डी. देशमुख। तो पूरे भारत के लिए एक बैंक की स्थापना की गई, आरबीआई की स्थापना की गई। कब? 1 अप्रैल 1935 को। इसके साथ साथ इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। फिर आजाद भारत के बाद में इसके जो गवर्नर बने वो बने सी.डी. देशमुख।